पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान देखा। बिहार विधानसभा चुनाव में हर एक वोटिंग के 2-3 दिन पहले लाडली बहना जैसी जो उनकी योजना थी, उसमें पैसे बाँटे गए और तब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने उसको रोका नहीं। महाराष्ट्र में ये देखा गया कि जैसे हमने विधानसभा चुनाव में देखा, तो सत्ताधारी महायुति ने भी उनकी सरकार तभी भी थी तो उन्होंने कोई वैसे पैसे बाँटे नहीं चुनाव के दरमियान क्योंकि बोला कि कोड ऑफ कंडक्ट है और कोड ऑफ कंडक्ट के पहले ही उन्होंने ज़्यादा हफ्ते रिलीज़ किए थे लाड़की बहन की। ये भी बात ध्यान में रखना पड़ेगा। एडवांस दे दिए थे। जैसे कि कांग्रेस ने आरोप किया है कि वोट खरीदने की कोशिश है और वो भी लोगों के पैसे से, सरकारी तिजोरी के पैसे से जो लोगों का पैसा है, उससे महायुति ये वोट खरीद रही है। तो ये भी आरोप कांग्रेस ने किया है। ये हर एक ने सोचना चाहिए। मैं अपील करूंगा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे जी ने भी इसको ध्यान से सुनना चाहिए या हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है इन्होंने भी इसको ध्यान से सुनना चाहिए। आपने वो जो कोड ऑफ कंडक्ट जो लास्ट वाला रहता है वोटिंग के पहले 48 आवर्स का, उसमें आपने पूरा कैंपेन बंद करवा दिया है। किसी को आप प्रचार नहीं कर सकते, मतदाताओं को आप प्रभावित नहीं कर सकते किसी भी तरह से। तो वो जो है 1.5 आवर्स 48 आवर्स जो है पोलिंग के पहले के, उसी दौरान 14 जनवरी को आप लाडली बहन के सरकारी पैसे बांट रहे हैं। महाराष्ट्र के आगामी महानगर पालिकाओं के चुनाव के पहले लाड़की बहन योजना को लेकर विवाद छिड़ चुका है। सरकार की तरफ से 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांत के दिन महिलाओं के खाते में पैसे डालने की जब बात कही गई तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया और इसे रोकने की मांग की है। और इसी के बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या चुनाव के दौरान इस तरह से पैसे बांटने चाहिए और क्या इन पैसों के जरिए वोट खरीदने का काम किया जा रहा है। ये सारे विवाद इस योजना को लेकर चल रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के लीडिंग डिजिटल चैनल लोकमत डिजिटल के संपादक आशीष जादव जी हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस योजना का किस तरह से असर होगा और सर महाराष्ट्र का क्या इतिहास रहा है इस तरह की योजनाओं को लेकर। सोनू जी, पहली बात तो ये बता दूं कि महाराष्ट्र में पिछले साल जो लोकसभा के चुनाव हुए तो हमने एक अलग परिणाम देखे और उसके 6 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसके पूरे अलग परिणाम हमने देखे। ये जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें ज़्यादातर लाड़की बहन योजना जो है उसी का असर देखने को मिला, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट ये सत्ताधारी महायुति को मिला। अब बात ये है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं पूरे देश का स्वाभाविक तौर से जो ध्यान जा रहा है वो मुंबई की तरफ जा रहा है क्योंकि मुंबई महापालिका देश में सबसे अमीर महापालिका है जिसका एनुअल बजट ये 75 करोड़ का है और फिर केंद्र की तरफ से जितनी भी योजनाएं आती है प्लस एमएसआरडीसी एमएमआरडीए सिडको इनकी भी कुछ योजनाएं या उनका भी बजट ये मुंबई के लिए आता है। तो ओवरऑल मुंबई का जो एनुअल बजट बन जाता है सब तरफ से वो 1 लाख करोड़ का बन जाता है। तो यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है उसकी तरफ सबका ध्यान जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में इस समय 29 महापालिकाओं में चुनाव हो रहे हैं। मुंबई में सिर्फ एक मतदार जो है, एक वोटर जो है वो एक ही बार वोटिंग कर सकता है और किसी एक ही उम्मीदवार को अपना मत या वोट दे सकता है। लेकिन जो दूसरी 28 महापालिका है वहाँ पे उन्होंने पैनल सिस्टम किया है। एक पैनल में 3 से 4 वार्ड्स होंगे और जो वोटर है वो 3 या 4 बार जैसा वहाँ पे जितने वार्ड्स की संख्या पैनल में होगी वैसा वो अ, अपना बटन ईवीएम में दबाएगा, वैसा 4 बार वो वोटिंग करेगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाड़की बहन योजना जो है, हमने ये देखा कि लाड़की बहन योजना ये चुनाव के मद्देनज़र ये इसको लाया गया और इसको सिर्फ लाया नहीं गया, इसके प्रावधान किए गए। लेकिन हमने ये भी देखा कि लाड़की बहन योजना कब आई? लाड़की बहन योजना जब आई जब लोकसभा में महायुति को बहुत बड़ा झटका लगा और फिर उससे उभरने के लिए विधानसभा चुनाव के लिए लाड़की बहन योजना ये बजटरी प्रोविजन में से लाकी गई। एनुअल बजट में इसको डाला गया और एनुअल बजट में इसमें जो एनुअल फाइनेंशियल ईयर रहता है 31 मार्च तक के
उस तक का 9 महीने का एक प्रावधान किया गया और उसके तहत फिर पैसों का वितरण हुआ लाड़की बहन योजना में। तब चुनाव के मद्देनज़र लाड़की बहन की जो सदस्य संख्या थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई। केवाईसी नहीं थे, बहुत सारे उनके कागज़ात वहाँ पे डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं, वो भी पूरे नहीं थे। लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने उसके तरफ नज़रअंदाज कर दिया और वो बढ़ गया। लेकिन तभी भी चुनाव लगने के पहले मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले जो भी कुछ पैसे दिए गए लाड़की बहन के, वो चुनाव के पहले दिए गए। चुनाव के दरमियान नहीं दिए गए। महाराष्ट्र में हालाँकि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें एक ही दिन सब 288 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वोटिंग हुआ। लेकिन चुनाव के दरमियान लाड़की बहन के पैसे नहीं दिए गए और यही ग्राउंड ध्यान में रखते हुए इस बार जब ये जो महापालिका चुनाव अनाउंस हुआ उसके बाद भी पैसे बाँटे गए लाड़की बहन की और अब सरकार की तरफ से जो सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने ऐसा कह दिया कि हम 14 तारीख को वापस लाड़की बहन के पैसे सब लाडली बहनाओं को हम बाँटेंगे। तो कांग्रेस ये राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ, कि ये कैसे हो रहा है? क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, उसमें तो ऐसा नहीं हो गया था। आपने ये कैसे अलाउ किया? और अभी 2 दिन पहले, वोटिंग के 2 दिन पहले अगर ये हो रहा है, तो ये निश्चित तौर पे मतदाताओं को ये प्रभावित करेगा। तो ऐसा कैसा? तो अब ध्यान में बात ये आ गई कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, दिनेश वाघमारे जी, इन्होंने अभी जो हमारे राज्य के मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी उनको लेटर लिखा है कि भई आप ये कर रहे हो क्या? 14 तारीख को आप दे रहे हो क्या? शो कॉज़ नोटिस जिसे बोलते हैं कि सिर्फ़ पूछना। तो अब उनके तरफ से क्या आंसर आता है, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग को और राज्य निर्वाचन आयोग इस पे क्या डिसीजन लेता है या उनको रोक लगा देते हैं या उनको देने दिया जाता है। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि जब जैसे हमने पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान देखा, बिहार विधानसभा चुनाव में हर एक वोटिंग के 2-3 दिन पहले लाडली बहना जैसी जो उनकी योजना थी, उसमें पैसे बाँटे गए और तब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने उसको रोका नहीं। लेट गो दिया। क्या कहा था कि चुनाव के पहले से ही योजना जारी है और ये लोगों के लिए है तो हम लोगों की या वेलफेयर स्कीम है तो हम इसको रोक नहीं सकते। लेकिन अब ये देखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग इसमें क्या पैंतरा लेता है या क्या भूमिका लेता है क्योंकि अभी तक के क्या हुआ है कि जैसे हमने ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस देखे जैसे जो मिनी म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव पहले चरण में हुए, उसमें डेट्स बदली गई, कहीं पे कुछ रोक लगी और बाद में पोस्टपोन किया गया। ऐसे भी डिसीजन ये राज्य निर्वाचन आयोग ने लिए। फिर बाद में राज्य निर्वाचन आयोग ने जो अनअपोज़्ड चुन के आए 67 नगर सेवक, उनके डिसीजन को लेके उन्होंने सब तरफ से रिपोर्ट माँगी है कि किसी पे दबाव तो नहीं आया या जो अपने उम्मीदवारों के जो एप्लीकेशंस थे उनको पीछे लेने के लिए कुछ फ़ोर्सफुली उनको पीछे ढकेला गया या उनको चुप बैठाया गया या ऐसा कोई धांधली तो नहीं हुई है। तो ये सब पूछा और ये कहा कि आप परिणाम ये चुन के आए, ये घोषित करने की जल्दबाज़ी मत करो। इस पे हम डिसीजन लेंगे और ये 16 तारीख को जबकि जिस दिन काउंटिंग डे है, रिज़ल्ट डे है, उसी दिन फिर जो भी फैसला होगा वो होगा। आप उसको ज़ाहिर मत कीजिए, इसका परिणाम सीधा आने वाले वोटिंग पे होगा क्योंकि एक सीधी-सादी स्ट्रैटेजी थी महायुति जो सत्ताधारी महायुति है उनकी, कि अगर ज़्यादा संख्या में अ, नगर सेवक अनअपोज़ चुन के आते हैं, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ में उनका उतना होल्ड हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कल्याण डोंबिवली महापालिका है, जहाँ एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना दमखम के साथ अपना मेयर लाने की कोशिश कर रहा है और वहीं पे जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है रविंद्र चव्हाण, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका मेयर बैठे। तो इन्होंने दोनों ने क्या किया कि वहाँ पे 14 अनअपोज़ जो चुन के आए वो बीजेपी के हैं और 6 से 7 ये शिंदे सेना के हैं। अब जब परिणाम आएँगे 16 तारीख को,
तो जितने भी चुन के आएंगे वो 14 से आगे बीजेपी की टैली बढ़ेगी और शिंदे सेना की टैली ये 7 से आगे बढ़ेगी। तो ये इन्होंने किया है, क्यों? कि मेयर पद हमारे तरफ आए, सत्ता हमारे तरफ आए, इसलिए वो किया है। तो अब ये ध्यान में सब चीजें आ रही है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग जिस तरह से भूमिका ले रहा है या नोटिसेस बजा रहा है, क्या राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ऐसा कुछ डिसीजन ले सकते हैं लाड़की बहन योजना के बारे में कि 14 तारीख को जो पोलिंग डे के 2 दिन पहले है या एक ही दिन पहले है, ऐसा कुछ ना करे कि जिससे महिलाएं जो वोटर भी है वो प्रभावित हो जाए। तो अब ये देखना है कि उधर से क्या आता है। मॉरल ग्राउंड पे महाराष्ट्र में ये देखा गया है कि जैसे हमने विधानसभा चुनाव में देखा, तो सत्ताधारी महायुति ने भी, उनकी सरकार तभी भी थी, तो उन्होंने कोई वैसे पैसे बांटे नहीं चुनाव के दरमियान, क्योंकि बोला कि कोड ऑफ कंडक्ट है, और कोड ऑफ कंडक्ट के पहले ही उन्होंने ज्यादा हफ्ते रिलीज किए थे लाड़की बहन की। ये भी बात ध्यान में रखना पड़ेगा, एडवांस दे दिए थे, और इस बार उनको एडवांस देने को नहीं मिला क्योंकि बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि ये वेलफेयर स्कीम है, इसका चुनाव पे कोई असर नहीं होगा और चुनाव के कारण ये रुकनी नहीं चाहिए। तभी पूरा जो डिसीजन है वो राज्य निर्वाचन आयोग क्या लेता है इस पे है। मॉरल ग्राउंड पे ये सही है क्या? तो कोई भी कहेगा ये सही नहीं है, क्योंकि एक तरफ से ये वोटर को प्रभावित करने की एक कोशिश रहती है, और जैसे कि कांग्रेस ने आरोप किया है कि वोट खरीदने की कोशिश है, और वो भी लोगों के पैसे से, सरकारी तिजोरी के पैसे से, जो लोगों का पैसा है उससे महायुति ये वोट खरीद रही है। तो ये भी आरोप कांग्रेस ने किया है। जी। सर, एक और चीज, लाड़की बहन योजना के बारे में जब बात करते हैं तो उसको लेकर यही कहा जाता कि ये स्कीम ला ही गई थी कि लोगों को पैसे देकर वोट प्रभावित किया जाए, क्योंकि जिस सिचुएशन में ये स्कीम लाई गई थी। उसका इफेक्ट दिखा ना। जी। तो अब जब चुनाव आ रहे हैं तो उस चुनाव के दौरान क्या इलेक्शन कमीशन ने पहले ही ये कह देना चाहिए था कि ये स्कीम चुनाव को प्रभावित करती है, और इसके लिए भले ही बिहार में अगर इजाजत दी गई है वेलफेयर स्कीम की, तो महाराष्ट्र में और मुंबई में ये स्कीम को फिलहाल रोकनी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव की सिचुएशन में ही पैदा हुई थी। इसमें एक मुद्दा बहुत अहम है जो कि मैं अब आपको बोल रहा हूँ, ये हर एक ने सोचना चाहिए। मैं अपील करूंगा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे जी ने भी इसको ध्यान से सुनना चाहिए, या हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है इन्होंने भी इसको ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, महायुति के सरकार ने क्या किया कि 14 जनवरी को हम लाडली बहन के पैसे रिलीज करेंगे। अब देखिए, 15 जनवरी को वोटिंग है, पोलिंग है। अब 14 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट है लास्ट 48 आवर्स का। जब आप लास्ट 48 आवर्स का कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हो, वहीं पे भी अगर आपका ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, तो ये बात ऑब्वियसली कोर्ट में भी जानी है, जी। क्योंकि आपने वो जो कोड ऑफ कंडक्ट जो लास्ट वाला रहता है वोटिंग के पहले 48 आवर्स का, उसमें आपने पूरा कैंपेन बंद करवा दिया है। किसी को आप प्रचार नहीं कर सकते, मतदाताओं को आप प्रभावित नहीं कर सकते जी। किसी भी तरह से। तो वो जो है 1.5 आवर्स 48 आवर्स जो है पोलिंग के पहले के, उसी दौरान 14 जनवरी को आप लाडली बहन के सरकारी पैसे बांट रहे हैं। जी। इसका मतलब क्या होता है? अगर इसको हम प्रैक्टिकल अप्रोच में देखें तो ये बात है कि हम वैसे तो पैसे नहीं बांट सकते, तो हम लाडली बहन के तरीके से हम सरकारी पैसा ही बांट दें वोटर को। जी। ऐसा अगर है तो ये चीज राज्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग ने रोकनी चाहिए। इन्होंने जो कि अब चीफ सेक्रेटरी को पूछा है कि आप क्या कर रहे हो, अब चीफ सेक्रेटरी तो ऑब्वियसली ये बोलेंगे कि हम 14 जनवरी को पैसे दे रहे हैं, और 14 जनवरी को कोड ऑफ कंडक्ट है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है 48 आवर्स का पोलिंग के पहले का, उसमें अगर ये पैसे बांटे जाते हैं तो ये तो सीधा सीधा आप एक ब्राइवरी दे रहे हो, जी। आप ऐसी जिसको वैसे वोट खरीदी कर रहे हो, वो भी सरकारी पैसे से। तो ये जो मुद्दा है लास्ट 48 आवर्स का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें ये योजना के पैसे जा नहीं सकते मॉरल ग्राउंड पे, एथिकली। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बांट रही है, तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है, उनके पास क्या आर्गुमेंट है? जो मैंने आर्गुमेंट किया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के 48 आवर्स में
आप सरकारी स्कीम के भी पैसे बांट नहीं सकते। ये सेल्फ रेगुलेशन आपने खुद ने लगाना चाहिए था। आप तो खुद ही तोड़ रहे हो। अब इसके ऊपर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने डिसीजन लेना है, जो सीधा-सीधा है। आप ही कहते हो कि पैसे बाँटने नहीं चाहिए, वोट खरीदी नहीं होनी चाहिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 48 आवर्स का वो स्ट्रिक्टली लॉ एंड ऑर्डर के साथ मेंटेन किया जाना चाहिए। अगर कोई पैसे बाँटते दिखा मतदाताओं को, तो उसे पकड़ना चाहिए, कार्रवाई हो। तो ये आप ही करते हो और यहाँ पे गवर्नमेंट ही खुद गवर्नमेंट स्कीम के पैसे बाँट के उसका उल्लंघन कर रही है और आप नोटिस भेज के ये बोल रहे हो कि आप सही में इसको बाँट रहे हो। तो मेरे ख्याल से इसमें अभी सीधा-सीधा डिसीजन जो लेना है, वो राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे जी ने लेना है कि हम क्या करते हैं, हम निर्वाचन आयोग के तौर पे सभी पार्टियों को, सभी कैंडिडेट्स को हम इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं। उनको मुहैया कराते हैं, उसका वो जो काम है, वो जो ड्यूटी है, वो निर्वाचन आयोग की हो, फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन हो। काम क्या है कि सभी को एक समान, एक एक साथ, एक ही स्तर पे लाके चुनाव फ्री एंड फेयर हो। अब ये फ्री एंड फेयर की बात तो है, लॉ एंड ऑर्डर की तरह से, वो फ्री एंड फेयर आप करो, लेकिन उसी वक़्त इक्वल प्लेइंग लेवल फील्ड जो है, अगर वो आप मेंटेन नहीं करोगे और वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो 48 आवर्स का है लास्ट वाला, उसी में अगर ये वेलफेयर स्कीम के पैसे बाँटे जा रहे हैं, तो ये सरासर उल्लंघन है वो स्कीम का, वो तुम्हारा कोड ऑफ कंडक्ट का, क्योंकि ऐसे नहीं बाँटे जाते। हाँ, आप भले आज बाँटते हैं, 12 तारीख को, आप 13 तारीख को सुबह बाँटते, तो एक बार हो भी सकता था। लेकिन आप 48 आवर्स के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कल 13 तारीख को 5 बजे से लगना है, उसके बाद अगर ये पैसे जाते हैं, तो ऑब्वियसली कोर्ट में मैटर जाएगा। सर एक और चीज ये कि एक ग्रे एरिया जिसे हम कहते हैं, एक वेलफेयर स्कीम वाली बात और दूसरी लाड़की बहन चुनाव के पहले पैसे देने वाली बात, तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रे एरिया है, इसका फायदा जो है वो बीजेपी और सत्ताधारी अलायंस उठाने के फिराक में है। देखिए, महाराष्ट्र में हमने पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा और इस बार भी हम देखें कि ठाकरे ब्रदर्स सिर्फ मुंबई पे कॉन्सन्ट्रेट कर रहे हैं। उनको पता है कि मुंबई पे हम क्यों कॉन्सन्ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जो सत्ताधारी महायुति है, खास करके बीजेपी या एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना, ये इतने स्ट्रांग है हर तरफ से, क्योंकि जैसे केंद्र में सत्ता है, राज्य में सत्ता है, तो इनका मुकाबला अपोजिशन नहीं कर पा रही है। क्योंकि एक तो सब तरफ से सब आयाम बदल चुके हैं, क्योंकि एमपीज़ की संख्या भले ही ज़्यादा हो, सांसदों की, लेकिन आप विधायकों की संख्या देखें विधानसभा, तो वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ कहीं पे नहीं है। लेकिन ये चुनाव अलग है। तो ये चुनाव अलग है, तो यहाँ पे नैरेटिव सेट हो रहा है। अभी जैसे ठाकरे ब्रदर्स उनका नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो बीजेपी डेवलपमेंट का नैरेटिव सेट कर रहा है। तो या एकनाथ शिंदे जी ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि हम हिंदुत्ववादी मराठी लोग हैं और हम डेवलपमेंट को बढ़ावा चाहते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जो ग्रे एरियाज़ की आप बात कर रहे हैं। तो इसमें एक तो जैसे मैंने बोला कि लाड़की बहन योजना की आप लास्ट वाला जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है 48 आवर्स का, उसी में पैसे दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस पे तो सब लोग सवाल पूछेंगे और पूछना भी चाहिए। तो ऐसा तो कहीं बिहार में भी नहीं हुआ, जो यहाँ हो रहा है। बिहार में भी जो पैसे बाँटे गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पैसे बाँटने दिए वेलफेयर स्कीम के नीतीश कुमार गवर्नमेंट को, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो 48 आवर्स का है, उसमें नहीं दिए। 1 दिन पहले नहीं दिए। वो लगने के पहले आप दीजिए, ये बोला था और वैसे किया गया। यहाँ पे वो बात हो रही है और दूसरी बात, जो स्टेट मशीनरी की बात है। देखिए अभी सदानंद दाते, ये महाराष्ट्र के डीजी हुए हैं और इनका रेपुटेशन हमने देखा है। एनआईए के भी वो चीफ रह चुके हैं और वहाँ से अभी डेपुटेशन पे महाराष्ट्र के वो डीजी बने हैं। तो पूरा कमान उनके हाथ में है पुलिस फोर्स का और उनका रेपुटेशन हमने देखा है, मैंने तो बहुत नज़दीक से उनको देखा है कि वो बहुत ही अपराइट ऑफिसर है, बहुत मराठी में हम उनके लिए एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कर्तव्यदक्ष, ड्यूटी बाउंड ऑफिसर है, बहुत क्लीन इमेज है। ये देखना चाहिए कि जो पिछली डीजीपी थी रश्मि शुक्ला, उनके ऊपर जो एलिगेशंस हुए थे कि उन्होंने सब धांधली होने दी, सब तरफ
जो होता है होने दिया, नजरअंदाज किया। तो ये अब उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सदानंद दाते जी के पे है कि ये चुनाव में ऐसी कोई धांधली ना हो, पुलिस फोर्स वहां पे एक्शन ले, कार्रवाई करे। तो उस वो जो ग्रे एरिया की आप बात कर रहे हैं, वो ग्रे एरिया में एक तरफ सदानंद दाते जी है और दूसरी तरफ दिनेश वाघमारे जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये दो ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में ये सब है कि इसको कैसे कम किया जाए। जो विधानसभा चुनाव के दरमियान देखा गया, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो मिनी म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव के दरमियान देखा गया अभी 1 महीना पहले, अभी वो होना नहीं चाहिए। ये माइंडसेट में सदानंद दाते और दिनेश वाघमारे जी आए होंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ग्रे एरिया को लेके बोल रहा हूँ, हाँ, ये महाराष्ट्र में हो सकते, इक्वल प्लेइंग लेवल फील्ड जो है वो मिल सकती है। सर एक आखिरी सवाल ये कि इसके पहले भी पैसे दिए गए जब चुनाव की आचार संहिता लगी हुई थी, तब कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाया। तब भी कांग्रेस ने सवाल उठाना चाहिए था। अभी मुझे लगता है कि पिछले महीने दिसंबर में ही पैसे मिले जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज उठाने में लेट हो जा रही है, या फिर कांग्रेस महाराष्ट्र में या मुंबई में एक तरह से आराम से सुस्त पड़ी हुई है, अपने मूड पर जो है वो चीजें उठा रही है। मैंने 2-3 स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर किए थे कांग्रेस को लेके, लेकिन अब वही स्टेटमेंट से मैं मुकर रहा हूँ। मेरा ये कहना था कि कांग्रेस एक साल भर चलने वाला जुलूस है, जिसमें लोग आते हैं, जाते हैं, बाजी में गिर जाते हैं, कारवां चलते रहता है। तो वो बात तो अभी कांग्रेस की नहीं रही। दूसरा मैंने ये किया था कि कांग्रेस एक ऐसा सुस्त अजगर है, जो इलेक्शन आते ही अपनी जो स्किन है वो झटक देता है और काम करना शुरू कर देता है, तो वो भी नहीं दिख रहा है। अभी जो 29 महापालिका के चुनाव हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस कोल्हापुर में दिख रही है, लातूर में दिख रही है, या 1-2 जगह पे कांग्रेस दिख रही है कि वो अपना मेयर बिठा सकती है। मुंबई की बात अगर करें, तो मुंबई के जो डिसीजन थे कांग्रेस के, वो स्टेट प्रेसिडेंट ने लिए। मुंबई कांग्रेस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मुरली देवरा जी का काम हमने नजदीक से देखा। मुरली देवरा जी के सामने शरद पवार जी की भी नहीं चलती थी। वो डायरेक्ट हॉटलाइन सोनिया गांधी जी से मिला लेते थे और वो डिसीजन लेते थे। इतना अच्छा ट्यूनिंग उनका शरद पवार जी से भी रहता था, सोनिया गांधी जी से भी रहता था। वही बात हमने गुरुदास कामत समय की देखी। गुरुदास कामत जी भी मुंबई कांग्रेस के डिसीजन अपने लेते थे। वो शरद पवार जी के एनसीपी या अपोजिशन को हावी नहीं होने देते थे। वही बात हमने कृपा शंकर सिंह के टाइम में भी देखी। देखी, बहुत अच्छा टेनर उन्होंने मुंबई कांग्रेस में निकाला। भले ही कुछ लोग उनके खिलाफ गए होंगे और वो ईडी लगने के बाद वो बीजेपी में गए होंगे, लेकिन उत्तर भारतीयों का मैंने जिसको देखा है सबसे बड़ा नेता मुंबई में कृपा शंकर सिंह ही रहे। बाद में बहुत लोग आए, बड़े करने की उनको कोशिश की गई, लेकिन आज कृपा शंकर सिंह ही उत्तर भारतीयों के नेता है। क्यों है? क्योंकि उत्तर भारतीय के नेताओं में कृपा शंकर सिंह, ये जो मजदूरी करने आ रहे हैं, रोजी रोटी कमाने आ रहे हैं उत्तर भारतीय, इनका नेतृत्व करते थे। अब मुंबई कांग्रेस के डिसीजन अगर स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस हर्षवर्धन सपकाल लेते होंगे और वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ही नहीं होंगी। अब क्या हुआ? कांग्रेस ने वंचित बहुजन आघाड़ी, ये जो प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है, उनसे हाथ मिला लिया। उनको 62 सीट्स दे दिए। उन्होंने 16 सीट्स वापस कर दी, बोले ये बदल के दे दो, उनको बदल के भी दे दिए। यानी कांग्रेस करना क्या चाहती है? मेरा ये मानना है, मैं 2004 से ग्राउंड से कांग्रेस कवर कर रहा हूं इन बीएमसी इलेक्शंस। क्या देखा? कांग्रेस का एक पारंपरिक वोट है मुंबई में। ऐसे बहुत से इलाके वेस्टर्न सबब में ज्यादा है, और चेंबूर, वडाला यहाँ पे भी है, धारावी में भी है। कांग्रेस का एक एक पुराना उनका वोटर है, वो वोटर को उन्होंने सहलाना था। अब जो कि राज ठाकरे ने कल जो अदानी का इश्यूज निकाला, मेरा खुद का ये मानना है उसका फायदा थोड़ा बहुत कांग्रेस को होगा। कांग्रेस की 7-8 सीट बढ़ने में राज ठाकरे जी का कल का जो स्पीच था, जो अदानी ओरिएंटेड था, उसका फायदा उनको कितना मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन कांग्रेस को जरूर मिलेगा। और कांग्रेस का जो इलेक्शन मैकेनिज्म है, वो मुंबई को बहुत लागू हो सकता है। जैसे कांग्रेस के कुछ नेता है, उनको पता है कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। जैसे असलम शेख है, एक आइडियल केस स्टडी है। वो अपने जितने भी 2-3-4 लोग हैं उसके बेल्ट के, उनको प्रॉपर करेगा। या नसीम खान जो है,
अपने उधर का वो कुछ ना कुछ मैनेज करेंगे। अमीन पटेल जो है, अपने एक दूसरे उधर मैनेज करेंगे या वर्षा गायकवाड़ और उनकी बहन ज्योति गायकवाड़ जो है, वो धारावी में कुछ उनका मैनेज करेंगे। तो ऐसा कुल मिला के कांग्रेस 15 सीट्स तक आ सकती है। लेकिन कल के राज ठाकरे के भाषण के बाद कांग्रेस की अगर 7-8 सीट बढ़ गई और कांग्रेस 20 के बाहर चली गई, तो कांग्रेस के साथ ठाकरे ब्रदर्स को मिल सकती है क्या चुनाव परिणाम के बाद? ये बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहेगा। 2 टॉकिंग पॉइंट है अभी। एक तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी के लिए एडवांटेज है या लायबिलिटी है? और दूसरा, कांग्रेस के सीट्स बढ़ते हैं तो बीजेपी को कितना झटका पहुंचता है? क्योंकि ये जो चीजें हैं, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स ने मराठी वोटों का कंसोलिडेशन किया है, जो 140 वार्ड्स है मराठी डोमिनेंट, वहां पे जो कंसोलिडेशन हुआ है, उसमें बीजेपी के कारण या हिंदुत्व के कारण जो हिंदुत्ववादी मराठी है, जो जहां पे शिंदे का 2012 का, 2017 का या टू टाइम, वन टाइम जो नगर सेवक होंगे वही उम्मीदवार होंगे, तो वो कितना वोट लेते हैं, तो उसका वोट डिवीजन में किसको फायदा पहुंचता है? ठाकरे ब्रदर्स को पहुंचता है, उनको पहुंचता है या और तीसरे कोई पहुंचता है, तो ये देखना है। लेकिन ऐसे 140 वार्ड जो है मराठी डोमिनेंट, उसमें ठाकरे ब्रदर्स कल की रैली के बाद उनका वहां पे वजन बढ़ गया है। अब ये देखना है। और दूसरी बात, सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये कहा जाता है कि बीजेपी ने सिर्फ 137 सीट्स ही लिए हैं, वो भी विनेबिलिटी देख के चुन के आने वाले ही वार्ड्स या सीट्स बीजेपी ने लिया है, तो व्हाई देयर इज नो मोदी शाह रैली इन बीएमसी इलेक्शन? मोदी जी के चेहरे के ऊपर ये चुनाव बीजेपी लड़ने वाली थी, फिर मोदी जी की रैली या सभा मुंबई में क्यों नहीं है? इसका कोई अच्छा जवाब नहीं आ रहा है। सिर्फ लॉजिक हम जैसे विश्लेषकों की तरफ से लगाया जाता है कि अगर अ, मोदी जी या अमित शाह जी अगर यहाँ रैलीज लेते तो ठाकरे ब्रदर्स को वो ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ऐसा वो होता। उनका इम्पोर्टेंस कम करने के लिए आप स्टेट यूनिट करके देवेंद्र फडणवीस जो चीफ मिनिस्टर है, उन्हीं के चेहरे पे, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ो। ऐसा हुआ है या ठाकरे ब्रदर्स एक आने के बाद मुंबई का मराठी मानुस ये जग गया है, ये उनको सेंस हुआ है, इसलिए रैलीज नहीं हो रही है। ये भी अलग-अलग चर्चाएँ शुरू हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, तो ये जो चुनाव है, अगर ये चुनाव में अगर लाड़की बहन वगैरह ये जो पैसे आने के बाद भी अगर जो वोटर है, खास करके मराठी वोटर है, अगर वो ठाकरे ब्रदर्स को ज़्यादातर जाता है, तो लाड़की बहन के पैसे भी कोई काम नहीं कर सकती, ना कोई स्कीम काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये इलेक्शन में ये देखा गया है कि मोदी जी का चेहरा नहीं है। उल्टा कल से अन्नामलाई का चेहरा आ गया है। तो ये बीजेपी को कितना खामियाजा पहुंचाएगा मराठी वोट्स को लेके, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज भी कह रहा हूं और ये मेरी बात मान लो, मैं 2012 से खासकर मैं चुनाव के जो परिणाम मैंने स्टडी किए हैं, उत्तर भारतीय यहाँ पे जो 3 पीढ़ियाँ, 4 पीढ़ियाँ से है, वहाँ में शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे का वोट है। वो जो शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे का वोट है उत्तर भारतीयों में या नॉर्थ इंडियंस में, वो अगर इनकैश ठाकरे ब्रदर्स ने किया, तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद लोकमत से हिंदी से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे आशीष जादव जी, वो बता रहे थे कि किस तरह से लाड़की बहन योजना हो या फिर ठाकरे भाइयों की रैली हो, इसने मुंबई और महाराष्ट्र के चुनाव पर असर डाला है। और अब देखना जरूरी है कि जब लाड़की बहन योजना के पैसे देने का फैसला लिया जाएगा, तो राज्य में जो निवडणूक आयोग हैं यहाँ पर, वो किस तरह से फैसला लेते हैं और क्या 14 तारीख को लाड़की बहन योजना की किस्त महिलाओं के खाते में जाएगी या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।